हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और उसमें धार्मिक जीवन की हम बात कर रहे थे और उसमें भी हमने पुरुष देवता की बात कर ली थी। और अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है इस मातृ देवी की। हमें पुरुष में कौन कौन से देवता थे उस टाइम सिंधु सभ्यता के समय। तो अब हम मातृ देवी की बात करते हैं। हमने 2 क्लास ले लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। मातृ देवी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी की मृण मूर्तियां जो है मिली है। मोहर पर अंकित नारी की आकृतियां और अन्य दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की, यानी कि उस समय में लोग मातृ देवी की भी उपासना करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता में किन किन देवता थे या किन किन देवता की पूजा की जाती थी। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो उस समय जो मिली है, मूर्तियाँ मिली है, मोहर मिला है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मातृ देवी की उपासना करते थे। नारी मृण मूर्तियों के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी है और इनमें कालिक के निशान भी है, जैसे कि लगता है जैसे दीपक जलाया होगा तो कालिक वहाँ पे लग गया है। मैके जो हैं वो पुरातत्वविद हैं, तो उसका मानना है, मैके की मान्यता है कि इसमें तेल बाती डालकर इनकी पूजा की जाती थी। सभी विद्वान इन मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति मानते थे और मूर्ति पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। मूर्ति पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो पाषाण काल में नहीं है। पूरे पाषाण काल को हमने कंप्लीट करवाया है। अगर पहला पूछा जाए सच तो पहला उल्लेख तो ये सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर नोट कर लें कि मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु सभ्यता से मिलता है। फिर इसका धीरे धीरे विकास होता गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता में जो उत्खनन हुए हैं बहुत सारे जगहों पर, मंदिर का एक भी साक्ष्य जो है नहीं मिला है। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। मूर्तियाँ मिली है लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया है और उसके योनि से वनस्पति यानी निकलते हुए यानी दिखाया गया है। इस चित्रण को मातृ देवी, यहाँ फ्रेंड्स रोंग लिखा हुआ है, गर्भ यानी पेट से होगा तो नाभि से मतलब दिखाया हुआ है। इस चित्रण को मातृ देवी के प्रजनन शक्ति का स्वरूप, कहीं पे ये लिखा हुआ होता है फ्रेंड्स, कहीं पे नाभि लिखा हुआ होता है। तो जो आंसर में मिले आप उसे टिक करें। शक्ति का स्वरूप माना जाता है। अर्थात पृथ्वी देवी का अंकन जो है, मार्शल एवं व्हीलर का मत है कि सिंधु देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि था। तो आप ओवरव्यू देखें शॉर्ट में, तो सिंधु सभ्यता में पुरुष देवता भी थे जिसे आदि शिव कहा जाता था, और नेक्स्ट मातृत्व देवी यानी नारी भी देवताएं थीं जो कि यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और अब हम बात करते हैं पशु पूजा की। सिंधुवासी जो है अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी की है। ये देवताओं की काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवता के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में
3 सिर वाले पशु का चित्र अंकन है और नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का और बीच एवं ऊपर का सिर एवं सींग बकरे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघों के शरीर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघ के शरीर को एक और मुद्रा आप आगे चलकर मौर्य कालीन में भी देखेंगे, जो आज भी अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है इस प्रकार से वहाँ पे बाघ की तीनों फेस और एक इधर होता लेकिन दिखता 3 ही है। तो यही से मतलब प्रेरित होकर शायद मौर्य ने बनाया होगा। तो 3 बाघों वाला शरीर को एक जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये काल्पनिक पशु हो सकते हैं, यानी कि काल्पनिक पशु का चित्रण जो है वहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट, यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि। सिंधव वासी जो है यज्ञ अग्नि पूजा किया करते थे और यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। वो अग्नि पूजा इसलिए करते थे, उन्हें लगता था कि प्रभु के पास जो है अपना संदेश भेजने का एकमात्र तरीका यही है। जब आप हवन करते हैं तो उससे जो धुआं निकलती है वो आकाश की ओर जाती है, तो ऐसा माना जाता था, इसीलिए वे लोग अग्नि पूजा करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है और जिससे यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। कालीबंगा एवं लोथल की अग्नि वेदिकाएँ से पालतू पशुओं की हड्डी एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पशु बलि से परिचित हैं वे लोग। अग्नि वेदिकाओं से ही मिली है फ्रेंड्स, इसीलिए। सैंधववासी जो है पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे और उनमें अंधविश्वास का भी प्रचलन था। जादू टोना आदि खूब प्रचलित थे, जिनसे कि बचने के लिए झाड़ फूक एवं ताबीज बांधते भी थे। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन देकर पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में कौन से सत्य हैं, या फिर सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कौन से सत्य हैं। और 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे कि वो लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। अब इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होने लगा है फ्रेंड्स, कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण। तो ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ये सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हमने कई एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। और आप लोग भी अब एग्ज़ाम देते होंगे, बीपीएससी हो, बीपीएससी एईडीओ हो, तो आप देख ही सकते हैं। सैंधव अर्थ, 1 मिनट में पहले मैं बता देती हूँ इसके बारे में। आर्थिक, हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि वहाँ के आर्थिक रूप से लोग क्या करते थे, कृषि करते थे या फिर पशुपालन करते थे, मतलब उसका आर्थिक जीवन क्रियाकलाप किस प्रकार के थे। तो हम शुरू करते हैं। सैंधव अर्थव्यवस्था पशुपालन, सिंचित कृषि, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दस्ता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर भी आधारित था। यानी कि उस समय जो है फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी था, कृषि भी होता था और अधिशेष उत्पादन भी उस समय होने लग गया था। आपने पाषाण काल में देखा होगा कि लोग घुमंतु जीवन जीते थे, यानी कि वो अपने खाद्य संग्रह करते थे। लेकिन अब जो है वो ये अधिशेष उत्पादन इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही विकसित था, नगरीय सभ्यता थी इसलिए। और विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से, वहाँ के जो बंदरगाह हैं उससे कई विदेशी जो है सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद विदेश से व्यापार होता था। चलते हैं नेक्स्ट, हम सभी पे बात करते हैं एक एक करके। पशुपालन, तो कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग जो है बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें प्रमुख, इस बार तो एग्ज़ाम में फ्रेंड्स ये पूछा गया था
कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से फसल उगाए गए हैं, इस प्रकार से। हो सकता है नेक्स्ट पशु के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो इनमें से जो प्रमुख रूप से थे पशु उस टाइम सिंधु सभ्यता के समय, भेड़ थे, बकरी थे, गाय थे, बैल थे, भैंस, भैंसा, यानी कि 6 जो है प्रमुख उस समय का पशु पालन यानी पशु थे। भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा प्रमुख हैं। और सुअर जो हैं पालतू एवं जंगली दोनों प्रकार के थे। कुत्ता पालतू पशु था, इसके कई नस्ल भी मिले हैं। सैंधववासी जो है ऊँट का भी पालन करते थे। हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है। और घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। सूरकोटडा से अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियां मिली है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स कई बार। जिस पर भी अंडरलाइन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा गया था कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो सूरकोटडा से। कोटदा या कोटडा लिखा हुआ आता है। चलते हैं नेक्स्ट। कहा जा सकता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। सैंधववासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे उनमें हाथी और भी कुछ पशुएं थीं जिससे कि सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। उनमें थे हाथी, बाघ, हिरन, क्योंकि जो पशुपति मिला है फ्रेंड्स वहाँ से एक मूर्ति है पशुपति का, तो उसके जो दाएं बाएं हैं वहाँ पे हाथी भी बना हुआ था, बाघ भी बना हुआ था, हिरन भी, तो इसी से। बारहसिंघा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढा आदि से परिचित थे। सैंधववासी सिंह से परिचित नहीं से थे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अपवाद वाला पॉइंट है। बाघ से परिचित थे लेकिन सिंह लिखा आ जाए या फिर शेर लिखा आ जाए तो इससे परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। कृषि। सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। कोई भी स्थान फ्रेंड जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पे हर साल बाढ़ भी आते हैं और इसीलिए वो उपजाऊ हो जाते हैं। तो उपजाऊ क्षेत्र था और पहले के ये जो नगर थे वो सिंधु नदी के किनारे ही थे। तो सैंधववासी जो अपने हैं रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में और कटाई मार्च अप्रैल में करते थे। आज भी यही जो है चक्र चलता आ रहा है। अक्टूबर नवंबर में ही यानी ठंड के महीने में ही रबी फसल की बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद नकदी फसल उगाए जाते हैं और गर्मी में जो है खरीफ की फसलें, गर्मी में नहीं पर मानसून के समय में। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधववासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से, प्राक सैंधव स्थल से,
जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में 2 फसल उगाने का भी प्रमाण मिला है। सेंधववासी प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी अपलोड करें वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सकें। अभी जो है, अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। इससे आपको पता चलता है आपने जो भी पढ़ा है उसमें आप कितने सही बना पाते हैं। तो बस 10 मिनट में 20 को MCQ करवाया जाता है, तो आप लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस ज़रूर दें अगर आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी है तो। बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं और लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला है। गेहूं की 2 किस्में मिलती है फ्रेंड्स उस समय, टिटिकम और पहला हो जाएगा टिटिकम और दूसरा हो जाएगा कम्पैक्टम, जो कि बड़ा गेहूं था। और टिटिकम जो था वो छोटे दाने वाले गेहूं थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाला जौ के साक्ष्य मिले हैं और सेंधववासी जो हैं विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम जो है सिंडोन यानी सेंधववासियों की उपज नाम रखा था। किसने रखा था नाम? तो यूनानियों ने कपास का नाम जो है सिंडोन रखा था। सिंडोन का मतलब सेंधववासियों का उपज। आप लोग इससे पहले का क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उद्योग, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो व्यापार होता था वो क्या राष्ट्रीय स्तर पे होता था या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता था या फिर आसपास के जो देश थे उसके साथ होता था। तो आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं और किस किस चीज़ का व्यवसाय किया जाता था। सेंधववासी जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों से परिचित थे। सेंधववासी का प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र था, जो आज भी प्रमुख स्थान रखता है फ्रेंड्स भारत में। और सबसे जो श्रमिक कार्यरत हैं वो इसी उद्योग में कार्यरत हैं आज भी वस्त्र उद्योग में। तो सेंधव काल में भी सबसे जो प्रमुख थे उद्योग वो वस्त्र था और ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सेंधव स्थलों के प्रत्येक मकान से कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी एवं शंख के बने 2 एवं 3 छेद वाले तकिए मिले हैं। तकिए हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे तकिए लिखा हुआ है। यहाँ पे तकिए। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। पूछा जाएगा कि वस्त्र उद्योग का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन था? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं, जब हम इस पे MCQ लाएंगे तो आप लोग लगभग बना ही देंगे। अगर आप सिर्फ MCQ लगाने पे जोर देते फ्रेंड्स तो आप क्वेश्चन को उस प्रकार से हल नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से बेसिक पढ़ने के बाद अनुमान से भी कुछ क्वेश्चन जो है सही हो जाया करते हैं। इसलिए आप लोग एक बार फाउंडेशन जरूर पढ़ें। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था
और इसके अतिरिक्त सैंधव सभ्यता में धातु उद्योग, एक तो वस्त्र हो गया, दूसरा जो है धातु उद्योग, गुड़िया मनका उद्योग, मूर्ति उद्योग यानी मूर्ति भी उस समय बनाए जाते थे, और मृद भांड तो मिला ही है फ्रेंड्स, रंग बिरंगे लाल काले ये सब चीज़ के। हाथी दांत से निर्मित भी वस्तुएं जो है उद्योग में शामिल था, और ईंट उद्योग भी थे। आपने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता में जो मकानें बनाई गई थी वो कच्ची ईंट पक्की ईंट दोनों का बना हुआ था। व्यापार, सैंधव वासी का जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था। आंतरिक एवं बाह्य कहने का तात्पर्य कि देश के अंदर भी होता था और कई जो है विदेशों से भी होता है, जैसे कि उस समय जो मिस्र था और भी जो आसपास के देश थे उसके साथ। सैंधव सभ्यता की विशेषता, वहाँ असंख्य छोटे बड़े नगरों की उपस्थिति थी। संपन्न सैंधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से दूर दूर तक बस्तियां बसाईं एवं अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध थे। अफगानिस्तान के साथ, मध्य एशिया के साथ और पश्चिम एशिया के साथ। मध्य एशिया पश्चिम एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान ये सब जो है क्षेत्र आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ कि मध्य एशिया कहाँ पे था और पश्चिम एशिया कहाँ पे था। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, यहाँ पे ये भारत है फ्रेंड्स। मैं इसे पहले इधर घुमा लेती हूँ। आप इसे इसी प्रकार दे सकते हैं फ्रेंड। ये भारत हो गया, ये अपना भारत हो गया, और यहाँ से जो फ्रेंड्स इधर वाला देश है ये वाला, ये पश्चिम एशिया हो गया, और ये जो है मध्य एशिया हो गया, और ये सऊदी अरब वाला जो भाग है वो है। हम थोड़ा ऐसे बड़ा करते हैं। ये वाला, ये जो है ये पाकिस्तान है, और ये वाला चलते हैं अब हम अपने चैप्टर पे। ये भारत हो जाएगा। तो इसी से व्यापार होता था इधर। पश्चिम एशिया में जो है फ्रेंड्स ये भी देश आ जाता है, सऊदी अरब वाला भी क्षेत्र, ईरान, इराक ये सब। तो चलिए हम फिर आ गए हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग जो है विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। अतः सैंधववासी जो है कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं करती थी, और कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रथम सोपान होता है। दूसरे सोपान में निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी बाजारों तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यापार फ्रेंड्स तभी चलता है जब बाजार जो है बहुत अच्छी हो, और पहला जो हो जाएगा वो कच्चे माल हो जाएगा। सैंधववासी निम्न वस्तुएं इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे।
ये अब आपके लिए पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मेंस के लिए था फ्रेंड्स। चांदी, तो चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से जो है मुख्यतः प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान और ईरान। सोना की बात करें तो सोना जो है कर्नाटक, जो कि भारत में ही है, तो कर्नाटक स्थित कोलार की खान, जो कि आज भी पूछा जाता है कि कोलार की खान कहाँ पे अवस्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कर्नाटक में अवस्थित है और यहीं से जो है सैंधव वासी जो लोग थे वो सोना निकालते थे। तांबा, तो तांबा राजस्थान का खेतरी, जो आज भी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। और कुछ जो तांबा है वो ओमान, जो हमने भी आपको दिखाया कि सऊदी अरब के पास में ही है, ओमान, अदन, ये सब देश, यूएई। टीन जो है, टीन भी अफगानिस्तान से ही लाते थे। और सेल खरी जो है बलूचिस्तान एवं राजस्थान से। राजबर्द बदसका, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान में मतलब है, यहाँ से। फिरोजा खुरासान से। चट पत्थल था एक, ये बलूचिस्तान से। और लाल रंग फारस की खाड़ी, वहीं पे जो देखे थे सऊदी अरब के पास जो था फ्रेंड्स, वहीं पे 2 खाड़ी थे, वहीं पे है फारस की खाड़ी स्थित हॉर्मुज। और नेक्स्ट है देवदारू एवं शिलाजीत, जो कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से लाया जाता था। विदेशी व्यापार, सैंधव वासी जो का व्यापारिक जो संबंध था वो अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ था, जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है और मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलमुन, मग्न एवं मेलुहा नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामियाई जो लोगों के व्यापारिक संबंध थे, दिलमुन का समीकरण बहरीन से है और मग्न का समीकरण मकरान तट से एवं मेलुहा का समीकरण सैंधव क्षेत्र से किया गया है। समीकरण कहने का मतलब कि जिसे दिलमुन कहा जाता था उस टाइम, उसका जो संबंध है वो आज के बहरीन से है, जो कि देश हैं। और मग्न जिसको कहा जाता था, उसका जो संबंध आज मकरान से है। और मेलहुआ जो है, जिसे मेलहुआ उस समय कहा जाता था, वो सैंधव क्षेत्र से लिया गया है। अतः मेसोपोटामियाई जो लोग थे वो सैंधव क्षेत्र से सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कार्नेलियन पत्थर के बने मनके आयात करते थे। यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सैंधव क्षेत्र से सूती वस्त्र, क्योंकि मोहनजोदड़ो में सबसे सूती वस्त्र जो थे वो प्रमुख थे, तो सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित जो वस्तुएं होती थी, और एक पत्थर था कार्नेलियन पत्थर के बने मनके आयात करते थे। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग अपने यहाँ मंगवाते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामियाई क्षेत्रों से मिली है। सैंधव वासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे।
यातायात की बात कर लेते हैं। सैंधव काल में स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, यानी कि सड़क से और जल दोनों मार्गों से जो है व्यापार किया जाता था। स्थल मार्ग के यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी और इसके अतिरिक्त भारवाहक पशु का भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात का जो मुख्य साधन था वो नाव था और जलपोत था। सैंधव स्थलों से वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिलता है। यानी कि ऐसे अगर हम बात करें तो नाव का कोई वास्तविक जो है साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उस पर नाव का चित्र बना हुआ है। लोग चित्र को तभी बनाते हैं जब उसने कभी इस प्रकार की वस्तुओं को देखा हो, तभी वो कुछ भी चित्र जो है बनाते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि नाव से किया जाता होगा व्यवसाय। हम लोग भी आज के समय में कुछ भी बनाते हैं तो हमने उसे कहीं देखते हैं, तभी हम उस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक, ये तो हमने बोल ही दिया है, लोथल से मिट्टी के बने नाव, लोथल से फ्रेंड्स मिट्टी का नाव के 5 मॉडल मिले हैं। इसी तरह लोथल से डॉकयार्ड का भी, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स एक क्लास को बनाने में। और आप लोग अगर लाइक करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने क्लास को अच्छा से लिया है, वरना लगता है कि शायद कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए बच्चों ने लाइक नहीं किया है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आज हमें क्लास को यहीं रोक देना चाहिए। कल जो बचा हुआ भाग होगा देख लीजिए आप, माप तौल से जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, तो हम 2 चैप्टर पे, जैसे कि पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता, दोनों पे हम MCQ भी लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आपने कितने MCQ सही किए हैं।